वीडियो RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 15 मेंबर्स ने साइन कर लिया है। ओरिजिनली जब ये RCEP बना था इसमें 16 मेंबर्स थे। इंडिया इसका एक बहुत प्रोमिनेंट पार्टनर था, बट फिलहाल के लिए इंडिया बाहर है और बाकी 15 कंट्रीज इसको साइन कर चुकी हैं। तो शुरुआत में इस RCEP के कंसेप्ट का उदय कैसे हुआ, कैसे इसके डिस्कशंस आगे बढ़े, इंडिया ने इसको क्यों छोड़ा, इंडिया के एग्जैक्ट रीजंस क्या थे RCEP को छोड़ने के, और फाइनली क्या आगे इंडिया इसको ज्वाइन करने वाला है। तो बेसिकली RCEP न्यूज़ में क्यों है, पहले तो ये देखेंगे किसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, RCEP की इंडिया के साथ क्या जुगलबंदी है, अब तक इंडिया ने कौन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं एशियन कंट्रीज के साथ, इंडिया ने RCEP को छोड़ा क्यों, RCEP को ज्वाइन करने से इंडिया के कौन से सेक्टर्स थे जो रिस्क पे आ सकते थे और बहुत सारे सेक्टर्स आ सकते थे, इंडिया और एशियन के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, और इंडिया और एशियन के रिलेशंस पे RCEP का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, RCEP से चाइना को क्या फायदा होगा, फाइनली कंक्लूजन। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के आप मेंबर बन सकते हैं, इससे मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपकी जेन्युइन डाउट्स से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। तो जब बात की गई RCEP की, तो ये क्या है भैया, 15 नवंबर 2020 को ये जो मेगा ट्रेड ब्लॉक है RCEP, जिसमें 15 कंट्रीज है और सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, ये एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, और इन सारे कंट्रीज ने बोला कि अभी के लिए इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया अगर चाहे तो मेंबरशिप के लिए अपना इंटेंशन दिखा सकता है, और इंडिया अगर अप्लाई करता है RCEP की मेंबरशिप के लिए तो हम इंडिया के इंटेंशन को, इंडिया के कैंडिडेचर को कंसीडर करेंगे। कहीं ना कहीं RCEP की सारी कंट्रीज चाहती थी कि इंडिया RCEP का मेंबर बने, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया RCEP का मेंबर नहीं बना, और ये इंडिया के लिए फॉर्चुनेट है क्योंकि RCEP का मेंबर बनने से इमीडिएट बेसिस पे इंडिया को बहुत से घाटे थे, और वो क्या घाटे थे वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ने सीधे RCEP को छोड़ दिया, इंडिया ने बहुत कोशिश की RCEP के साथ निगोशिएशंस करके अपने हितों को सेफगार्ड करने की, बट एंड में जब कुछ नहीं बैठ पाया एक मिडिल पॉइंट, तो इंडिया को छोड़ना ही पड़ा मजबूरी में। ये जो अनाउंसमेंट हुआ था ये RCEP को बनने का, तो ये 37th एशियन समिट के दौरान हुआ है, ये वर्चुअली हुई है, वियतनाम ने इसको हेड किया है। अभी के लिए बात की जाए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कितनी कंट्रीज हैं, तो 10 एशियन स्टेट्स हैं। कौन कौन से, ब्रूनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और कौन है इसमें, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। केवल एक और कंट्री थी इंडिया जो कि इसमें आ जाती तो ओवरऑल जो कंसेप्ट इनविसेज किया गया था वो पूरा का पूरा बन जाता, बट अभी के लिए ऐसा हो नहीं पाया। इन 15 मेंबर कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है वो 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ओके, और लगभग 30% GDP भी यहीं से आती है। RCEP के एग्रीमेंट को साइन और रेटिफाई किया गया 15 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल समिट में। ओके, ये वर्चुअल एशियन की समिट थी जिसको होस्ट कर रहा था वियतनाम। इस RCEP में हाई इनकम कंट्रीज भी हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज भी हैं, लो इनकम कंट्रीज भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो हाई इनकम में, तो जापान इज बेसिकली हाई इनकम कंट्री, चाइना की मिडिल इनकम कंट्री। भले ही चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी है बट उनकी ओवरऑल आबादी बड़ी, तो वो मिडिल इनकम कंट्री में आता है। बताइए इस RCEP में लो इनकम कंट्री कौन सी है। ठीक है, बात किया जाए तो इस आइडिया को कब इनिशिएट किया गया था RCEP के, तो 2000 का जो एशियन समिट हुआ था बाली में, उस समय पे इस आइडिया को इनिशिएट किया गया था, और 2012 के एशियन समिट कंबोडिया में इसके नेगोशिएशंस को फॉर्मली लॉन्च किया गया था। तो एक RCEP बना सकते हैं, ये आइडिया आया 2011 के एशियन समिट बाली में, और इसके ऊपर नेगोशिएशंस फॉर्मली शुरू हुए 2012 एशियन की समिट कंबोडिया में, और फाइनली 15 नवंबर 2020 को ये साइन हो रहा है। यहाँ पे नीले रंग का मैप आपका इंडिया का दिख रहा है, इंडिया का मैप यहाँ पे गलत तरीके से दिखा रखा है। ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान वाला इलाका है वो पाकिस्तान में दिखा रखा है। ये जो छोटा सा व्हाइट रंग का खाली वाला इलाका है ना, ये अक्सर चीज नहीं है, ना इंडिया में दिखा रखा है ना ही चाइना में दिखा रखा है, बहरहाल वो एक अलग चीज है। तो भाई आप कह सकते हो कि RCEP की कुछ खास बातें, दिस इज द फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। तो भैया चाइना, जापान और साउथ कोरिया के आपस में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये पहला होगा, और पहला मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जहां पे चाइना है। आप बोलोगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर आप कोई एक सामान बना के दूसरी कंट्री में भेजते हो तो दूसरी कंट्री में उस सामान के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो ना के बराबर लगेगी। समझ गए दोस्तों,
तो आप आरसीईपी के कंसेप्ट में बहुत सिंपली समझ सकते हो इंडिया क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ। चाइना एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे कि थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, अब वैसे तो ये छोटी नहीं है बट इंडिया के रिस्पेक्ट में छोटी है, वियतनाम हो गई, फिलीपींस हो गई, इनके यहाँ पे आबादी कम है, तो ये मार्केट बहुत बड़े नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए इनको मार्केट चाहिए। तो चाइना एक मार्केट हो गया और दूसरा मार्केट हो गया इंडिया। तो इंडिया ऑटोमेटिकली अगर आरसीईपी का पार्ट बनता तो इंडिया के अंदर लाओस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई दारुसलाम, फिलीपींस जैसी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ही निग्लिजिबल इंपोर्ट ड्यूटी पे इंडिया के अंदर घुसते और इंडिया का बड़ा मार्केट ये कंट्रीज एक्सेस कर पाती। इनका मार्केट इतना बड़ा है नहीं कि इंडिया को फायदा मिले। चाइना को फायदा क्यों है? क्योंकि चाइना की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो जबरदस्त है। तो वियतनाम जितने सामान पे चाइना में चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकता है, चाइना के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उससे कम में वो चीज़ बना लेंगे, लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं है। इंडिया में ये बाहर की कंट्री जब सामान भेजना शुरू कर देंगे, इंडिया इंपोर्ट करना शुरू कर देगा, तो जो हमारे डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस है ना वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। समझ गए? तो ये जो आरसीईपी का कंसेप्ट है इसको एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि भैया एशिया की तरफ पूरा का पूरा इसका वेट चला जाएगा। तो अभी के लिए अगर आप एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन की बात करो, एशियन की समिट के दौरान ही आरसीईपी बना है, कहीं ना कहीं एशियन की सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। एशियन के अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखे जाए तो चाइना के साथ भी जिसको बोला था एसीएफटीए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ भी एफकेटीए, जापान के साथ एजेसीईपी, इंडिया के साथ एआईएफटीए और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ एएनजेडएफटीए। जब आरसीईपी को एनविसेज किया गया ना तो बोला गया कि भैया ये जो एशियन के अलग अलग एफटीए है ना ये सब मर्ज होके एक एफटीए में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इसका ओरिजिनल आइडिया था, बट ऑब्वियसली बात है इंडिया वाला एएफटीए इसमें कन्वर्ज नहीं होगा, बाकी सारे तो कन्वर्ज हो ही जाएंगे। किया क्या जाएगा? तो भैया आरसीईपी आसपास की जो पार्टीज है उनके बीच में एंगेजमेंट बढ़ाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएगा, इकोनॉमिक लिंकेज, ट्रेड लिंकेज, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ेगा। अच्छी अच्छी बात है। अगर बात की जाए इंडिया की, इंडिया ने नवंबर 2019 में एशियन +3 समिट में बोल दिया कि देखिए भैया हम आरसीईपी के पार्ट नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, टैरिफ एलिमिनेशन, इंपोर्ट ड्यूटी ना के बराबर, ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, सेंसिटिव आइटम लिस्ट। अभी इन सब चीज़ों को मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ये सारी चीज़ें आगे बहुत डिटेल में आने वाली हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सब मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी के लिए देख लेते हैं इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन कौन से रीजन्स के साथ साइन कर रखे हैं। तो एक इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा। ये जो एग्रीमेंट था ये जनवरी 6 2004 को साइन किया गया था 12वीं सार्क समिट जो कि इस्लामाबाद में हुई थी पाकिस्तान में। यहाँ पे बोला गया कि भैया 160 करोड़ लोग जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में रहते हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो यूटिलिटी है वो बहुत लिमिटेड रही, चूंकि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते लगातार खराब रहे, तो ना सार्क ढंग से काम कर पाया ना साफ्टा ढंग से काम कर पाया। फिर बात की जाए एशियान के साथ, तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके चलते इंडिया का जो एशियन के साथ एग्रीमेंट है जिसका नाम दिया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसमें भी यही बोला गया कि धीरे धीरे मार्केट को लिबरलाइज करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे सारे डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस को, टैरिफ्स को, ये बोला गया। फिर आता है इंडिया कोरिया, ये साउथ कोरिया के साथ है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इंडिया साउथ कोरिया के बीच में किया गया और यहाँ पे बोला गया कि जो इंडिया की सर्विस इंडस्ट्री है, जो कॉल सेंटर टाइप की जो इंडस्ट्रीज थी ना, आउटसोर्सिंग करती है जो इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उसका मार्केट साउथ कोरिया में इंडिया के लिए खुल जाएगा। फिर भाई और हाँ, इस सर्विसेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंजीनियरिंग, फाइनेंस और लीगल फील्ड भी आ गया। ओके, एग्रीमेंट में ये बोला गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा लिबरलाइज किया जाएगा। एक कंपनी दूसरे कंट्री में 65% ऑफ द कंपनी एसेट्स को ओन कर सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर, फिशरीज, माइनिंग के फील्ड में ना ही साउथ कोरिया इंडियन कंपनीज की एंट्री चाहता था और ना ही इंडिया साउथ कोरियन कंपनीज की एंट्री चाहता था। तो एग्रीकल्चर, फिशरीज, माइनिंग में इन दोनों के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाए। फिर इंडिया जापान सीईपीए की बात कर लीजिए, यहाँ पे बोला गया कि गुड्स और सर्विसेज बढ़ाएंगे इंडिया और जापान के बीच में। तो ये कुछ बेसिक एग्रीमेंट्स हैं जो कि आरसीईपी की मेंबर कंट्रीज के साथ ऑलरेडी इंडिया ने साइन कर चुके हैं। अब इंडिया आरसीईपी से बाहर क्यों निकला? इंडिया आरसीईपी से बाहर निकला, इसका जो सबसे बड़ी वजह है वो है बेस ईयर फॉर टैरिफ्स। आरसीईपी ने बोला है कि देखिए हम लोग टैरिफ का रिडक्शन करेंगे और चूंकि आरसीईपी के निगोशिएशंस लगभग 2012-13 से शुरू हुए हैं, इसलिए हम बेस ईयर 2013 को रखेंगे। होता क्या है दोस्तों कि अब देखिए आरसीईपी में एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना सामान भेजेगी और उसके लिए
इंपोर्ट ड्यूटी मिनिमम रखी जाएगी, लेकिन उस इंपोर्ट ड्यूटी के लिए भी आप एक बेंचमार्क रखोगे ना। अलग अलग कंट्रीज जो इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर रही थी उसके रिस्पेक्ट में आप बेंचमार्क रखोगे। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो बेस ईयर था, इस बेंचमार्क को रखने के लिए जो बेस ईयर कंसीडर किया वो किया 2013। आरसीईपी की बाकी कंट्रीज का बोलना यह है कि देखिए 2012-13 के लगभग जब कंबोडिया समिट हुआ था एशियान का 2012 का, उस समय पे लगभग 2012-13 के समय पे नेगोशिएशन शुरू हो रहे हैं, तो हम बेस ईयर कस्टम ड्यूटी को डिसाइड करने के लिए भी 2012 और 2013 के लगभग रखेंगे। इंडिया ने बोला नहीं भाई, आप बेस ईयर रखिए 2019। क्यों? क्योंकि इंडिया ने 2014 में बहुत सारे कंपोनेंट्स पे कस्टम ड्यूटीज बढ़ाई थी। तो चूंकि 2014 वाली जो कस्टम ड्यूटी का राइज हुआ था इंडिया की तरफ से, अगर इस फैक्टर को प्ले में लाया जाता तो आरसीईपी के एग्रीमेंट के चलते जो भी सामान आरसीईपी की कंट्रीज से इंडिया में इंपोर्ट होता, इंडिया उनके ऊपर थोड़ी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा पाता। लेकिन चूंकि बेस ईयर 2013 रख पा रहे हैं तो इंडिया वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा नहीं पाएगा। चूंकि 2013 में इंपोर्ट ड्यूटीज इंडिया के अंदर कम थी, 2014 में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। बहुत से सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इनकी जो एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी थी वो 13% से बढ़ा के 17% कर दी गई। पहली चीज तो ये इंडिया को प्रॉब्लम दे रहा है। दूसरा, ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म क्या बोलता है कि मान लीजिए कि एकदम से भारत सरकार को लगता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, तो ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म को इंपोज करके इंडिया इतने तेजी से होने वाले सामान के इंपोर्ट को रोक सकता है। इस तरीके का कोई कंसेशन इंडिया को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। फिर रैचेट ऑब्लिगेशन। रैचेट ऑब्लिगेशन, इंडिया एग्जेम्पशन चाहता था रैचेट ऑब्लिगेशन से। क्या है रैचेट ऑब्लिगेशन? कि मान लीजिए एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है, तो उस ट्रेड एग्रीमेंट में टैरिफ और कोटा को रिड्यूस किया जाएगा। लेकिन एक बार ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके आपने टैरिफ और कोटा को रिड्यूस कर दिया तो बाद में फिर आप ये टैरिफ, कोटा और रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स नहीं लगा सकते। इंडिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए रैचेट ऑब्लिगेशन से एग्जेम्पशन चाहता था एक टाइम पीरियड के लिए, लेकिन इंडिया को ये एग्जेम्पशन नहीं दिया गया। इंडिया को ये बोला गया कि एक बार अगर आपने साइन कर लिया तो ट्रेड टैरिफ्स कम हो जाएंगे, उसके बाद आप बढ़ा नहीं सकते। इंडिया ने बोला तुम कौन हो, हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे, जाओ। फिर इंडिया ने बात की डाटा लोकलाइजेशन की। देखिए जब ट्रेड बढ़ेगा तब ऑब्वियस सी बात है इंफॉर्मेशन, ट्रेड, गुड्स, सर्विसेज का फ्लो होगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो एक कंट्री के ट्रेड सेक्टर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसका जो स्टोरेज है उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो डाटा प्रोटेक्शन की यहाँ पे बात की इंडिया ने, और जिस लेवल का डाटा प्रोटेक्शन यहाँ पे हो रहा है वो इंडिया को पसंद नहीं आया। तो जो डाटा लोकलाइजेशन वाला क्लॉज था जो कि इंडिया यहाँ पे इम्बाइब करना चाहता था, और इंडिया चाहता था कि आरसीईपी की जो सारी कंट्रीज हैं उनके पास राइट्स रहे डाटा को प्रोटेक्ट करने का, अपने सेंसिटिव डाटा को दूसरी कंट्रीज के पास ट्रांसफर नहीं करना चाहती, बट चाइना जैसी कंट्रीज कभी ऐसा होने नहीं देंगी। फिर सर्विस सेक्टर, इंडिया सर्विस सेक्टर में आगे है और इंडिया ये चाहेगा कि हमारा इतना बड़ा मार्केट अगर तुम्हारे लिए खुल रहा है तो हमारा सर्विस सेक्टर भी तुम्हारे मार्केट्स में खुलना चाहिए। लेकिन ये एशियन कंट्रीज सर्विस सेक्टर नहीं खोलना चाहती। देखिए इंडिया चाहता था कि अगर सर्विस सेक्टर खुलेगा तो एशियन कंट्रीज में बहुत से इंडियन प्रोफेशनल्स और वर्कर्स जाके काम करेंगे। एशियन कंट्रीज अपने सर्विस सेक्टर के मार्केट को किसी भी और देश के लिए खोलना नहीं चाहती। इनफैक्ट एशियन कंट्रीज, इंडिया की तो बात छोड़ दिए, एशियन कंट्रीज आपस में ही अपने सर्विस सेक्टर के मार्केट को आपस में ही एक दूसरी एशियन कंट्री के लिए नहीं खोलना चाहती। तो जिस लेवल का पेनिट्रेशन इंडिया का सर्विस सेक्टर चाहता था इन कंट्रीज में वो नहीं मिल पा रहा था। और फाइनली रूल्स ऑफ ओरिजिन। देखिए कस्टम्स में रूल ऑफ ओरिजिन के नॉर्म्स को बहुत हद तक वायलेट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुंबई के नावा शेवा पोर्ट पे गारमेंट्स आए। अब ऐसा लगा कि गारमेंट्स आ रहे हैं वियतनाम से तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम हो गई, लेकिन एक्चुअली में वो गारमेंट थे आपके शिंगड़ू चाइना से आए थे। तो चाइना से वो गारमेंट चले, उन्होंने वियतनाम में एंट्री मारी और वियतनाम से इंडिया भेज दिए गए और एक फर्जी सर्टिफिकेट बना दिया गया कि भैया ये गुड्स वियतनामी ओरिजिन के। तो ये गलत हो जाएगा भाई। रूल्स ऑफ ओरिजिन मतलब कि अगर हमने आपके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है तो हम आपको एग्जेम्पशन दे रहे हैं। आपने किसी दूसरी कंट्री से मंगा लिया और वही गुड हमको चेप दिया तो आपको एग्जेम्पशन थोड़ी ना मिलेगी। रूल्स ऑफ ओरिजिन के नॉर्म्स को बहुत हद तक वायलेट किया जाता है आज भी। तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड पैक्ट के अंदर, ड्यूटी फ्री कोटा फ्री विंडो के अंदर बांग्लादेश के साथ इस तरीके के रूल्स ऑफ ओरिजिन को वायलेट किया जाता है और ये वायलेशन बढ़ जाता है किसमें, आरसीईपी में। ऐसा बोलना है इंडिया का। फिर इंडिया का आरसीईपी न ज्वाइन करने की एक और वजह है। देखिए
इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है एशियान के साथ वो पिछले कुछ सालों में बढ़ रही है, साउथ कोरिया के साथ भी बढ़ रही है, जापान के साथ भी बढ़ रही है। इंडिया को ऐसा लगता है कि आरसीईपी को ज्वाइन कर लिया तो ये ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगी, जो कि कुछ बात हद तक सही भी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करिए इंडिया को क्या फायदा है आरसीईपी ज्वाइन करने से, देखिए 92% जो आपके इंडिया के गुड्स है ना वो इन मार्केट्स में टैरिफ फ्री एंट्री लेंगे, लेकिन इंडिया जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन इंपोर्ट ड्यूटी को इंडिया को 90% कम करना पड़ेगा, और इन इंपोर्ट ड्यूटी से एक मेजर अमाउंट ऑफ कस्टम रेवेन्यू जाता है सरकार के पास, तो सरकार के पास पैसों की कमाई बंद हो जाएगी। इंडिया की ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ ऑलरेडी $53 बिलियन पे, अगर इस तरीके के कस्टम टैरिफ्स को हटा दिया गया तो इंडिया के और सस्ते सामान इंडिया के अंदर आ जाएंगे, ट्रेड डेफिसिट और बेकार हो जाएगा। सेंसिटिव लिस्ट देखिए, आरसीईपी कंट्रीज, कहीं ना कहीं आरसीईपी में हर कंट्री को एक सेंसिटिव लिस्ट दी जाएगी, और उन सेंसिटिव लिस्ट में अगर चीजें कोई डाल देता है तो फिर वो चीजें उस कंट्री में इंपोर्ट नहीं होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात कर लो सर्विस सेक्टर को, तो सर्विस सेक्टर को सेंसिटिव मान लिया इन एशियन कंट्रीज ने, तो वो किसी भी और सेक्टर के सर्विस सेक्टर को अपने कंट्री में घुसने नहीं देंगी। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि वियतनाम, फिलीपींस, ये जो कंट्रीज है ना, इनका जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है, जो इनका एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही चीज़ों में स्पेशलाइज करते हैं, और जिन चीज़ों में स्पेशलाइज करते हैं उनका इंपोर्ट आप इंडिया में सेंसिटिव लिस्ट में डाल नहीं सकते। इंडिया ऑलमोस्ट हर चीज़ एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उनमें से बहुत सारी चीज़ें जिसमें इंडिया स्ट्रांग है उसको ये लोग सेंसिटिव बोल के ब्लॉक कर देंगे। तो ओवरऑल नुकसान किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है, क्योंकि एक तो इंडिया का इतना बड़ा मार्केट, इसका पूरा एक्सेस मिल रहा है इन कंट्रीज को, छोटी छोटी कंट्रीज को। इन कंट्रीज का मार्केट इतना बड़ा है नहीं कि इंडिया इनसे बहुत ज्यादा फायदा कमा सके, और जिन चीजों में इंडिया फायदा कमा भी सकता है उसको ये लोग डाल देंगे सेंसिटिव लिस्ट में, तो फायदा क्या? फिर भाई डेयरी सेक्टर को क्या नुकसान है इंडिया की? देखिए दोस्तों, डेयरी सेक्टर वाइटल है। हम लोग दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट, आप कह सकते हो, कंज्यूमर से मिल्क प्रोडक्ट्स के, और हम लोग अपना मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कैटल पॉपुलेशन कम नहीं है। अब प्रॉब्लम ये दोस्तों, न्यूजीलैंड एक बहुत छोटी सी कंट्री है, इसके जो मिल्क कंजम्पशन है वो बहुत कम है, तो ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है न्यूजीलैंड डेयरी प्रोडक्ट्स का। अगर इंडिया आरसीईपी का मेंबर बन जाता तो भैया न्यूजीलैंड का मिल्क पाउडर, बटर, चीज, ये सब इंडिया में बिकने लगता है, और अगर ये चीजें एक लिमिट से ज्यादा इंडिया में एंट्री मारती तो हमारे जो डोमेस्टिक 5 करोड़ रूरल लोग हैं जो कि इसी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, इनका धंधा पानी, खाना पीना सब बंद हो जाता। फिर भाई ऑटोमोबाइल के भी फील्ड में ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आरसीईपी को हमने ज्वाइन कर लिया तो सीधे सीधे आप भले ही चाइना से ऑटोमोबाइल पार्ट्स को इंपोर्ट ना करो, लेकिन चाइना से वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स दूसरे कंट्री से घूमते हुए इंडिया में आ जाएंगे। टेक्सटाइल की बात करिए तो जो पॉलिएस्टर फैब्रिक है चाइना के, वियतनाम के, बांग्लादेश के, वो इंडिया में घुसने लगेंगे बहुत ही कम इंपोर्ट ड्यूटी पे, जिसके चलते इंडिया का टेक्सटाइल और क्लोथिंग सेक्टर जो कि ऑलरेडी प्रेशर में है वो और प्रेशर में आ जाएगा। स्टील इंडस्ट्री वाले तो कभी नहीं चाहते कि भैया आरसीईपी साइन करो, क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के हम जैसे तैसे तो चाइनीज स्टील को अपने देश में आने से रोकते हैं, और अब आरसीईपी के चलते और चाइनीज स्टील अगर इंडिया में घुसने लगा तो कैसे उसको रोकेंगे? स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करना है अगर हमको डोमेस्टिकली, तो भैया चाइना के इस ऑनस्लॉट को रोकना पड़ेगा। उसी तरीके से एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए तो एपेक्स बॉडी है प्लांटर्स ऑफ टी, कॉफी, रबर, कार्डमम की, इन्होंने बोला कि आरसीईपी ज्वाइन कर लिया तो एग्रीकल्चर के फील्ड में टी, कॉफी, रबर, कार्डमम की बात करिए, काली मिर्च की बात कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो हमारे पास जो लेवरेज है वो हम खो देंगे। तो इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया को नुकसान बहुत है आरसीईपी ज्वाइन करने से, बट इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदे भी नहीं। देखिए बात दोस्तों ये है कि अगर हम आरसीईपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उसके बहुत से नुकसान है। रीज़न नुकसान ये है कि देखिए एशियन देशों के साथ जो हमारा ट्रेड है वो कम नहीं होगा, हम ये भी नहीं कह सकते ज़्यादा होगा, बट कहीं ना कहीं हम एक डिसएडवांटेज पे आ जाएंगे, क्योंकि 15 कंट्रीज आरसीईपी के बैनर के अंदर इकोनॉमिकली इंगेज हो रही हैं, कंसोलिडेट हो रही हैं, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, जिसके चलते बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्हीं 15 आरसीईपी कंट्रीज के बीच में घूमता रहेगा, और जो पोटेंशियली पहले इंडिया में आ सकता था वो पोटेंशियली इंडिया में नहीं आएगा। लेकिन अभी के लिए इंडिया का आरसीईपी ज्वाइन करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान है। इनफैक्ट कोविड-19 के पैंडेमिक का फायदा उठा के जो सच में आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट का सपना देखा है हमारे मोदी साहब ने, इस सपने की तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। एशियन के साथ रिश्तों की बात की जाए तो एशियन के साथ रिश्ते इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली 1990s में आप देखिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद हमने एशियन के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। 2012 में एशियन और इंडिया ने 20 ईयर्स ऑफ डायलॉग पार्टनरशिप कर ली और 10 ईयर्स ऑफ समिट लेवल पार्टनरशिप कर ली।
जिसका एक कॉमेमोरेटिव समिट हुआ था न्यू दिल्ली में अंडर एशियन इंडिया पार्टनरशिप ऑफ पीस एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी ऑन 20 और 21 दिसंबर 2012। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ट्रेड के स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो एशियन और इंडिया का जो ट्रेड है वो भैया आप देख सकते हैं, इंडिया का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एशियन है। एशियन के से जो हमारा ट्रेड है वो है 81.33 बिलियन डॉलर्स, जो कि इंडिया के ओवरऑल ट्रेड का 10.6% है। और हम लोग जितना सामान एशियन को एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारे एक्सपोर्ट्स का ओवरऑल 11.28% है। आप आरसीईपी की बात करें तो चाइना को आरसीईपी से काफ़ी फायदा मिलने वाला है। उसका रीज़न ये है कि चाइना को जापान और साउथ कोरिया के मार्केट्स का अनफेटर्ड एक्सेस मिल जाएगा। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो भाई अभी के लिए तो आरसीईपी एग्रीमेंट प्ले में आ ही गया है। इंडिया आगे पार्ट बनता है नहीं बनता है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंडिया किस हद तक निगोशिएट करने को तैयार है, किस हद तक ईल्ड करने को तैयार है, और किस हद तक ये आरसीईपी की कंट्रीज इंडिया की एंट्री होने देंगे, क्योंकि इंडिया के मार्केट को तो ये लोग चाहते ही हैं। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा।